तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है ये कौन सा होगा। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है ये कौन होगा। देखो, विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है ये चांदी को माना जाता है। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है ये हम लोग जो है चांदी को मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, चांदी को, यानी कि ऑप्शन में डी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो चांदी के हम लोग जो है मानते हैं। वही हम बात कर ले, जैसे देखो लौह। ठीक है, लौह भी जो है ये विद्युत का चालक होता है, लेकिन एल्युमिनियम जो है लोहे की तुलना में जो है बेहतर चालकीय होता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है सभी मतलब जो है दी गई 4 सामग्रियों में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत, देखो विद्युत चालक कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखो, कुछ चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, एक सुचालक होता है, एक अतिचालक होता है। यानी कि विद्युत चालक जो होता है ये 4 टाइप का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ विद्युत करंट मतलब चालक, यानी कि टाइप्स ऑफ विद्युत मतलब जो बोलते हैं तो विद्युत चालक, तो ये हो जाएगा नहीं कि 4 टाइप्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप को जो आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कितने टाइप्स का होता है, तो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। चलिए, तो अगला प्रश्न, जैसे कि विद्युत वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है ये क्या होता है। ठीक है, विद्युत वैसे मतलब आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है ये क्या होता है। देखो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है ये अनंत से कम होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत से कम होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है ये जो होता है अनंत से मतलब जो है कम होता है। ठीक है, अनंत से कम होता है, तो आपको याद रखना है कि अनंत से कम होता है। वही हम बात कर ले कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध देखो अनंत होता है एक आदर्श स्थिति में। ठीक है, एक आदर्श स्थिति में जहां वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच वास्तविक संभाव्यता अंतर को मापने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है, यंत्र होता है। ठीक है, और जैसे कि और जहाँ से कोई विद्युत नहीं गुजरनी चाहिए, और इसलिए इसका प्रतिरोध जो है यहाँ पे अनंत होता है। ठीक है, जहाँ से कोई भी विद्युत जो है ये गुजरना नहीं चाहिए, इसीलिए जो कि वो अनंत होता है। और यहाँ पर हम बात कर ले, जैसे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखो, आदर्श वोल्ट प्रतिरोध जो होता है ये शून्य होता है। ठीक है, आदर्श ए मीटर। ठीक है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो है कितना होता है, तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है ये शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। वही एग्जाम में एक प्रश्न और भी यहाँ से बनता है, जैसे कि मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध जो है कितना होता है, यानी कि मनुष्य में जो है रेजिस्टेंस की मात्रा कितना होता है, रेजिस्टेंस का मात्रा। देखो, रेजिस्टेंस का मात्रा जो होता है ये 1000 ओम होता है, और रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है ये ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओम, ओम का सिंबल जो कि यही होता है। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम। तो ओम जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। वो देखो, ओम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मान लो कोई चालक है, उसमें मतलब करंट चल रहा है। ठीक है, उसमें जो है करंट चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में जो इसमें जो बाधा डालेगा, ठीक है, जो इसमें बाधा डालेगा जिसको हम लोग कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में जो बाधा डालेगा बीच में, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो कि ओम होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है, जैसे कि किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को अवतल लेंस से देखने पर दिखाई देगा। ठीक है, वस्तु को यदि हम लोग अवतल लेंस से देखेंगे तो वस्तु जो हमको कैसा दिखाई देगा, तो वस्तु जो है हमें कैसा दिखाई देने वाला है। देखो, वो वस्तु जो हमें दिखाई देने वाला है ना कि सीधी और छोटी दिखाई देने वाला है। ठीक है, किसी वस्तु को यदि हम लोग अवतल लेंस से देखेंगे तो वो वस्तु जो दिखाई देगा यानी कि सीधी और छोटी दिखाई देने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि वह दृष्टि दोष जिसमें जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु जो है अनंत से निकट आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग जो है बोलते हैं मोतियाबिंद, यानी कि ऑप्शन बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है मोतियाबिंद के साथ में। देखो, निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में जैसे नेत्र मतलब नेत्र का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाता है, और आंख से इस दोष को दूर करने के लिए जैसे कि ऐसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें
इस लेंस से निकलने पर नेत्र के बिंदु से चली हुई प्रतीत हो और तब ये किरणें नेत्र लेंस से अपरिवर्तित होकर दृष्टि पटल मिल जाती है। ठीक है, दृष्टि पटल पर क्या होती है, तो वो जो है मिल जाती है। तो इस टाइप से चूँकि वो काम करती है। ठीक है, अवतल लेंस, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही हुआ अवतल लेंस का काम। ठीक है, ये हुआ अवतल लेंस। ठीक है, इससे इसके माध्यम से भी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपको ये बताना है, 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम हैं। देखो, प्रकाश के परावर्तन के मात्र 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की मात्र जो है 2 नियम है। तो वो कौन कौन सा नियम है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम ये होता है कि जैसे कि जिसके अनुसार प्रकाश की किरणें प्रदर्शन, यानी कि कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। ठीक है, ये तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। ठीक है, और इसके अलावा उपरोक्त नियम जैसे कि अनुसार आपतन कोण, ठीक है, उसके बाद जैसे कि परावर्तन कोण हो गया, आपतन कोण, ये दोनों जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है ये दूसरे मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होगा, तीनों एक ही तल में होने वाला है। इनकी 2 नियम जो कि इसका होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर की, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम, देखो ये गैस्ट्रिक्स होता है, ये गैस्ट्रिक्स जो है ये पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सभी होता है, लेकिन गैस्ट्रिक्स जो होता है ना ये नहीं होता है। देखो, गैस्ट्रिक्स जो है ना एक बीमारी होता है। ठीक है, ये जो होता है ना एक बीमारी होता है। जैसे कि इसका लक्षण की हम बात कर लें तो गैस्ट्रिक्स अल्सर के लक्षणों में जैसे कि भोजन के बाद होने वाला पेट दर्द, उसके बाद पतली उल्टी होना, वजन घटना, थकान शामिल हो सकता है। तो मतलब ये जो एक तरह का बीमारी होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक्स जो होता है ये एक तरह का बीमारी होता है। चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर की, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है कितना होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है कितना होता है, तो वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है, 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है ये 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक जो होता है क्षारीय विलयन का मान होता है। वही हम बात कर ले कि 7 से कम जो है अम्लीय विलयन का मान होता है और 7 से अधिक जो कि क्षारीय विलयन का मान होता है। यानी कि 7 से कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर जो अम्लीय हो रहा है, और 7 से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वो क्षारीय हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि वहाँ पर आप लोग जो उसका पहचान कर सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के जो है कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखो, प्रकाश के अपवर्तन के भी जो है 2 ही नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी जो कि 2 नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इसका भी 2 नियम हो गया और इसका भी 2 नियम हो गया, यानी कि दोनों का 2 ही नियम होता है। ठीक है, तो इसका 2 नियम जो है क्या होता है, देखो इसका 2 नियम ये होता है, देख सकते हैं आप लोग कि प्रकाश के अपवर्तन की जो है यहाँ पे 2 नियम जो है क्या क्या हो सकता है। तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों जो कि एक ही तल में होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों से मतलब सीमा तल की तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की कहने का मतलब आई जो होता है, आई की जया साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया जो है साइन का अनुपात जो कि नियतांक होता है। कहने का मतलब साइन, कहीं कहीं आप लोग ऐसा देखते होंगे कि साइन आई बटा में साइन आर, ठीक है, एक नियतांक होता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि साइन आई बटा साइन आर जो है ये दूसरा नियम ये बन जाता है और एक पहला नियम ये बन जाता है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि अवतल दर्पण होता है, कि अवतल दर्पण जो है ये क्या है। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम जो है क्या होता है। देखो, अवतल दर्पण को हम लोग दूसरा बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है अपसारी बोलते हैं। ठीक है, उत्तल को हम लोग जो है अपसारी बोलते हैं। तो इस टाइप से इसे याद रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न है कि लेंस की क्षमता होती है, इनकी लेंस की क्षमता जो है ये क्या होती है। लेंस की क्षमता जो है ये क्या होती है।
लेंस की क्षमता जो है क्या होती है? देखो लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये होता है कि लेंस की, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होता है। देखो SI मात्रक लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। आपतित किरण के मार्ग में उत्पन्न यह विचलन या मोड़ या विस्थापन ही उसका लेंस क्षमता कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि मेडल ने, ठीक है, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए जैसे कि बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधा का चयन किया था? मेडल ने किस पौधा का चयन किया था? तो मेडल ने जो किस पौधा का चयन किया था, तो मेडल ने जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ प्रश्न पहले समझना है। देखो 11वां नंबर प्रश्न कि मेडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधों का चयन किया था? किस पौधों का चयन किया था? देखो यहाँ पे जो होना चाहिए साधारण मटर का, जो कि यहाँ पे किया था, ठीक है। साधारण मटर का जो कि यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है कहीं कहीं एग्जाम में जो है ना मटर नहीं दे करके जो है वहाँ पे आपको गुलाब भी देखने को मिलता है, ठीक है, गुलाब भी। तो ये आपको एक थोड़ा सा पॉइंट जो कि याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा ये साधारण मटर के साथ में चला जाएगा, ठीक है, मटर के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, सीसा हो गया और टीन का मिश्र धातु जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो उसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर, ठीक है। सीसा और टीन का मिश्र धातु जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग जो है सोल्डर बोलते हैं, ठीक है, सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोल्डर। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि बात किया जाए तो अगला प्रश्न क्या है कि जीवों में वंशागत, ठीक है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक जो है ये किससे होता है? गुणों का निर्धारक जो है ये किससे होता है? देखो गुणों का निर्धारक जो यहाँ पे होता है, गुणों का निर्धारक ये जीन के माध्यम से होता है, ठीक है। किसके माध्यम से होता है? तो ये जो है ना जीन के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात कर ले जीन, ठीक है। देखो जीन जो है स्पष्टीकरण, जैसे कि जीन जीवित प्राणियों में आनुवांशिक गुणों का वह वाहक होता है, जो कि जीन छोटी वंशानुगत इकाई है जिनमें आनुवांशिक जानकारी होती है जो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान माता पिता से संतान को पारित होता है, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, जैसे कि यहाँ पे जो है एक प्रश्न बनता है, पहले यहीं पर हम लोग उसको समझा देते हैं। एक होता है DNA, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंट का काम क्या होता है? देखो डीएनए फिंगरप्रिंट का काम ये होता है कि मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है, ठीक है, कोई मनुष्य है, वो बोल रहा है कि ये हमारा जो है पुत्र नहीं है, तो उसको पता करने के लिए वहाँ पर जो डीएनए का फिंगरप्रिंट का काम किया जाता है। और यदि कोई झूठ बोल रहा है तो वहाँ पर झूठ साबित करने के लिए भी जो डीएनए फिंगरप्रिंट का ही काम किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक मशीन होता है, उस मशीन में जो कि उसको हाथ रखवाया जाता है और इनकी फिंगर सटवाया जाता है। उससे यदि आप लोग झूठ बोल पाइएगा तो वहाँ पर बिल्कुल आप झूठ नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। ये काम होता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की विभिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? विभिन्नता का मुख्य कारण जो है ये क्या होता है? विभिन्नता का मुख्य कारण जो है ये क्या होता है? इसका मुख्य कारण जो है ये क्या होता है? तो देखो इसका मुख्य कारण होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि ऐसा कौन सा धातु होता है जो चाकू से काटा जा सकता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? देखो चाकू से हम लोग सोडियम को काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम को जो हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम को हम लोग जो चाकू से काट सकते हैं। और बात करें सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। सोडियम हो गया और पोटेशियम की दोनों को हम लोग जो चाकू से काट सकते हैं। सबसे हल्का धातु जो होता है ये लिथियम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। तो लिथियम जो होता है ना, लिथियम एक आपको याद रखना है कि लिथियम, ठीक है, एक लिथियम भी जो है एक धातु होता है, ठीक है। ये धातु जो होता है ना सबसे हल्का धातु होता है, ठीक है। लिथियम जो होता है ये सबसे हल्का धातु होता है। तो इस पॉइंट को भी जो है ना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।